हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। पहले तो मैं आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा स्वतंत्रता दिवस। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है, जिसे पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान भी चला है। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अपने घर तिरंगा भी लगाया होगा। तो इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं होम साइंस में MCQ। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पेट में छाले यानी कि अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। किसका कम सेवन करना चाहिए? अल्सर के बारे में आपने सुना होगा, पेट में छाले हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनका कम सेवन करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ पढ़ दें आप कि पेट में छाले अल्सर होने पर सेवन करना चाहिए, यहाँ पर कम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, मिर्च मसाले, रेशेदार भोजन, ऊपर के दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अल्सर में मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन, इन दोनों का ही सेवन कम कर दिया जाता है। यानी कि इसमें जो फाइबर होता है वो लो फाइबर इसमें दिया जाता है। और स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं वो स्पाइसी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर अल्सर की कि अल्सर होता क्या है, तो देखिए अल्सर में क्या होता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं या पेट में छाले होना भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है सामान्य ये जो होता है आमाशय यानी स्टमक या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है, और यह तब बनता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल आमाशय या आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगे। तो ऐसी कंडीशन में पेप्टिक अल्सर होता है। अब पेप्टिक अल्सर जो है, इसके कई सारे और भी रीज़न होते हैं। यदि कोई कंटिन्यू फास्टिंग पर रहे यानी व्रत उपवास करता रहे तो उससे भी पेप्टिक अल्सर की कंडीशन देखी जाती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है जो पेप्टिक अल्सर है ये किस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी होता है। तो कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण इसका सबसे प्रमुख कारण होता है। यह आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है डाइट का, जो कि आपके GIC में भी पूछा गया था सिप्पी डाइट का, कि सिप्पी डाइट हम किसको देते हैं। तो सिप्पी डाइट जो होती है, या फिर जिसे हम ब्लेंड डाइट या सॉफ्ट डाइट भी आपको लिखा मिल सकता है, तो ये दिया जाता है पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में दिया जाता है। या फिर किसी को गैस्ट्रिक या फिर जो स्टमक है इससे कोई संबंधित परेशानी होती है, तो वहाँ पर हम सिप्पी डाइट या ब्लेंड डाइट या फिर हम इसे सॉफ्ट डाइट भी कह सकते हैं, जैसे खिचड़ी दलिया वगैरह हो गया, तो ये दिया जाता है। कई बार यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन यही बनते हैं यहाँ से, ज़्यादा कुछ टफ यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। तो ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए इसमें से कोई सा भी सही आंसर नहीं है। अब जरूरी नहीं होता है कि जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं में से कोई सही हो। कभी कभी ऐसा होता है इनमें से कोई सा भी सही नहीं होता है, क्योंकि यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। 37 सेल्सियस होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना होता है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है मनुष्य का, सामान्यतः 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आंसर इसमें से डी होगा। नेक्स्ट है,
पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? तो किस आहार का परहेज करना चाहिए यदि किसी को जॉइंटिस यानी पीलिया हुआ है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो देखिए जॉइंटिस यानी पीलिया की कंडीशन में होता क्या है कि जो ब्लड है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा का जो रंग है वो पीला हो जाता है, और ऐसे में जो डाइट लेनी चाहिए वो कैसी लेनी चाहिए? लो फैट वाली। तो इसमें जो परहेज किया जाता है वो फैट से किया जाता है, ठीक है, इसमें फैट नहीं लेना चाहिए, तो उससे परहेज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को निम्न पदार्थ कम मात्रा में लेना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहली बात तो हाई ब्लड प्रेशर का यहाँ पर पूछा है, फिर पूछा है कम मात्रा में लेना चाहिए। कौन से पदार्थ कम मात्रा में लेने हैं? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या सेलेनियम। तो क्या कम कर देना चाहिए? ऐसी कंडीशन में सोडियम कम लेना चाहिए। आपने सुना भी होगा नमक वगैरह का सेवन कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो यदि हम सामान्य रक्तचाप की बात करें, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो 120/80 होता है। इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायस्टोलिक आपसे पूछ सकता है, सिस्टोलिक आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि इससे ज़्यादा होता है 120 और 80 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। कम होता है तो लो माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में विषाणु जनित रोग हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि विषाणु जनित रोग कौन सा होगा, यानी जो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन है एड्स, टीबी, टिटनेस, मलेरिया, बुखार। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो एड्स होगा। इसमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से वायरस से हैं, कौन से बैक्टीरिया से हैं, कौन से प्रोटोजोआ से हैं। ये मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, प्लीज़ आप उसको देखिएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से कराया हुआ है। यदि आपको कन्फ्यूज़न कहीं होता है, नहीं भी याद रहते हैं, तो ट्रिक अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप प्लीज़ वो एक बार वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पर भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए जो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, क्षय रोग हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड, निमोनिया, ये जो सभी हैं ये जीवाणु जनित रोग हैं यानी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। वायरस की यदि बात की जाए जो विषाणु जनित होते हैं, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, रैबिज, चेचक, एड्स, हेपेटाइटिस, ये क्या है? वायरस से होने वाले रोग होते हैं। इनको आप अच्छे से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है? ऑप्शन एडीपी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, क्रिएटिन। तो किसकी कमी के कारण, किसके अत्यधिक निर्माण के कारण मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है? तो देखिए ये किस कंडीशन में देखा जाता है? ये देखा जाता है लैक्टिक अम्ल के अत्यधिक निर्माण में क्या होता है? मांसपेशियों में थकावट महसूस की जाती है। और ये लैक्टिक एसिड बनने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में लौह तत्व नहीं पाया जाता? ये आयरन की बात हो रही है यहाँ पे, और इनमें से कौन सा ऐसा है पदार्थ जिसमें कि आयरन यानी लौह तत्व नहीं पाया जाता? ऑप्शन है साबुत दालों में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में या दूध में। तो देखिए आयरन किस में नहीं पाया जाता? दूध में नहीं पाया जाता, जबकि हरी पत्तेदार सब्जी यानी पालक वगैरह हो गया उसमें तो अच्छी मात्रा में होता है, मांस में भी होता है, दालों में भी होता है, लेकिन दूध में आयरन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? तो ईसीजी पहली बात तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए ईसीजी का, साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि किसके लिए एक मेजरमेंट किया जाता है, मापन होता है। तो मस्तिष्क है, यकृत है, फेफड़े हैं या हृदय है? तो ईसीजी जो है ये जानकारी देता है हृदय के बारे में। यहाँ पर हम देख लेते हैं ईसीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये हार्ट की लय यानी रिदम तथा विद्युतीय क्रियाओं को जानने का एक सामान्य टेस्ट होता है जिसे हम ईसीजी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्फैग्नोमोनोमीटर से माप सकते हैं, क्या माप सकते हैं? नाड़ी दर यानी पल्स रेट, श्वसन दर यानी रेस्पिरेशन,
रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, उपयुक्त सभी, तो क्या माप सकते हैं? इसका सही आंसर होगा रक्तचाप। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, एक प्लास्टिक रेशा है, तो इनमें से आपको बताना है प्लास्टिक रेशा कौन सा होगा। ऑप्शन है रेयॉन, एजलॉन, विकारा या सरन। तो देखिए जो प्लास्टिक रेशा है इसमें से कौन सा होगा? सरन जो है ये प्लास्टिक रेशा होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। रेयॉन जो है ये कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक है, मानव निर्मित रेशा है। एजलॉन जो है ये आपका प्रोटीन फाइबर है। क्वेश्चन पूछा गया था, अभी एक पीजीटी का एग्जाम भी हुआ था, शायद आर्मी वगैरह का कोई टीचर का एग्जाम था, उसमें ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये एजलॉन जो है प्रोटीन फाइबर होता है। विकारा क्या है? ये भी एक तरीके का प्रोटीन से संबंधित ही रेशा होता है। तो सरन जो है ये कैसा रेशा है? ये प्लास्टिक रेशा होता है। इसके बारे में यदि हम बात करें, सरन जो है एक प्लास्टिक तंतु होता है। यह विनाइलिडीन क्लोराइड व विनाइल क्लोराइड के लाइनर को पॉलीमर से निर्मित तंतु होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विनाइलिडीन क्लोराइड व विनाइल क्लोराइड का नाम। ठीक है, सरन क्या है? प्लास्टिक तंतु होता है। ये जो सरन है इसका यूज कहाँ पर होता है? तो देखिए ये जो सरन है, जैसा कि बात की प्लास्टिक तंतु है, तो इसमें अवशोषण क्षमता भी नहीं होगी, न के बराबर होती है। और ये कैसा होता है? बरसाती कपड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो जल है, जल इसमें जो है जल इसमें नहीं पार हो पाता है, यानी ये बरसाती कपड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और ये लगातार धूप के प्रभाव से इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। और ये जो वस्त्र होता है इस पे कीड़े फफूंदी ऐसी भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि ये जो रेशा है, तंतु है, ये कैसा है? प्लास्टिक तंतु होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने दिया? तो रेयॉन का यहाँ पर हमें बताना है सर्वप्रथम इतिहास किसने दिया। ऑप्शन है काउंट हिलेरी डी चार्टेड, LH डिस्पेसिस, CF क्रॉस, EG वेवन। तो किसने दिया सर्वप्रथम रेयॉन का जो इतिहास है? वो दिया था काउंट हिलेरी डी चार्टेड ने। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए 1884 में काउंट हिलेरी डी चार्टेड ने नाइट्रोसेलुलोज द्वारा प्रथम मानव निर्मित वस्त्र तंतु का निर्माण किया, यानी रेयॉन का निर्माण किया। रेयॉन क्या है? कृत्रिम रेशा है, जो कि प्रथम मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, इन्हें रेयॉन का पिता भी कहा जाता है। किसको? काउंट हिलेरी डी चार्टेड को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज द्वारा प्रथम मानव निर्मित वस्त्र तंतु का निर्माण किया था। कब किया था? 1884 में किया था। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया, कब किया, ये भी आपसे पूछ सकता है। या रेयॉन का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रेयॉन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर LH डिस्पेसिस। इन्होंने 1890 में रेयॉन निर्माण की कुप्रामोनियम प्रक्रिया का विकास किया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नाम भी ध्यान में रखना है, किस ईयर में विकास किया ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है CF क्रॉस और EG वेवन ने विस्कोस विधि का विकास किया था। ठीक है, तो इन दोनों ने विस्कोस विधि का विकास किया। और LH डिस्पेसिस ने कुप्रामोनियम का विकास किया। और नाइट्रोसेलुलोज द्वारा जो निर्मित रेशा था वो काउंट हिलेरी डी चार्टेड ने किया। नेक्स्ट है विकारा रेशा है। विकारा कैसा रेशा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन रेशा, सेलुलोजिक रेशा, खनिज रेशा यानी मिनरल फाइबर है, या एनिमल फाइबर है, या फिर प्रोटीन है, या सेलुलोजिक फाइबर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए विकारा जो है ये भी एक तरीके का फाइबर होता है, जो कि कैसा होता है? प्रोटीन फाइबर होता है। ठीक है, एक आपका एजलॉन है, एक विकारा है, ये प्रोटीन फाइबर है। और एक आपका होता है जो सिल्क है, वो भी कैसा है? जो सिल्क है वो भी प्रोटीन है। और एक आपका है तो ये जो है विकारा और एचलॉन ये कृत्रिम है। ठीक है, ये नेचुरली इनमें प्रोटीन नहीं होता है, जैसे कि आपका केरेटिन प्रोटीन हो गया ऊन वाला। ठीक है, वो सब नहीं है इसमें। तो विकारा जो है 1948 में मक्का के दाने के दूध की प्रोटीन जीन से एक रेशा बनाया गया, जिसे क्या कहा गया? विकारा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है
टैंट्रिक परिसज्जा में क्या होता है, वस्त्र को सीधा किया जाता है, या फिर वस्त्र पर लहरदार नमूना बनाया जाता है, या फिर वस्त्र पर चमक लाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टैंट्रिक एक प्रकार की परिसज्जा है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, वस्त्र को सीधा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। यदि बात की जाए टैंट्रिक की तो वस्त्र को सीधा करने की परिसज्जा ये होती है। मोयरिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। मोयरिंग में क्या होता है, लहर वाली डिजाइन बनाने वाली परिसज्जा होती है। ग्लेजिंग जो है वस्त्र पर अधिक चमक लाने के लिए की जाने वाली परिसज्जा ग्लेजिंग कहलाती है। तो इन तीनों को ही आप याद रखिएगा। और भी परिसज्जाएं हैं वो भी मैंने आपको करा दी हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने क्लासेस आपको बहुत सारी कराई हुई हैं, आप प्लीज़ उनको देखें, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं उनमें महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। और बाकी तो मैं क्लासेस देती ही रहूँगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा भी शेड्यूल थोड़ा ख़राब हो रखा है रूटीन, तो कोशिश करती हूँ मैं कि डेली ही दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है किसी वजह से। लेकिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपके एग्ज़ाम होने से पहले फिजियोलॉजी आपका कंप्लीट करा दूंगी मैं। बाकी आपकी बहुत सारी क्लासेस टेक्सटाइल की भी मैंने कराई हुई हैं, तो उनको भी मैं करा दूंगी। एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग और डाइंग, ये सारा कुछ मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बाटिक की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है बाटिक की उत्पत्ति? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या फिर भारत से। तो देखिए बाटिक जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंडोनेशिया से हुई है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। बाटिक कला का जो प्रारंभ है इंडोनेशिया के प्रसिद्ध द्वीप जावा में हुआ है। क्वेश्चन आपसे आंसर जावा भी लिखा मिल सकता है, इंडोनेशिया भी लिखा मिल सकता है। और बाटिक जो है अधिकांशतः इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की क्रिया कहलाती है। फ्लैक्स क्या है? सन का रेशा जो होता है फ्लैक्स, तो उसमें पूछा गया है कि जो फ्लैक्स का रेशा है, तंतु है, पौधा है, उसमें तने से तंतु जब अलग करने की प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन है गलाना, कताई, रिपलिंग, ट्विस्टिंग। तो देखिए ये जो प्रक्रिया होती है गलाना यानी रिटिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें होता क्या है? तो देखिए लिनिन जो है कैसा पौधा है? फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होने वाला है, प्राकृतिक तंतु होता है। फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की जो प्रक्रिया है, गलाने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, ये रिटिंग द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? रिटिंग द्वारा की जाती है। इसमें होता क्या है? तो देखिए रिटिंग प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर पिक्चर में यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने के लिए दिख भी रहा होगा कि इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जो पानी में इनको रख दिया जाता है, बहते पानी में भी रखा जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे ही ओस में भी इनको गलाया जाता है। घास पे पतली परत के रूप में इन्हें बिछा दिया जाता है और ओस पड़ती है, उसमें भी ये प्रक्रिया होती है, या फिर बहते पानी में। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, इनमें जो गोंद होती है वो ढीली पड़ जाती है, जिससे कि तंतुओं को तने से जो बांधे रखता है। ये गलाने की क्रिया से केवल तने का जो लकड़ी वाला भाग है वो अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया तंतु हेतु तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, गलाने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि जो पौधा है वहाँ से तंतु को अलग किया जा सके, यानी तने को तंतु से अलग किया जा सके। इसमें कई तरीके से प्रोसेस होते हैं। ओस के द्वारा गलाना भी होता है इसमें, और पानी द्वारा गलाना, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना, रासायनिक विधियों द्वारा गलाना। तो कई तरीके से रिटिंग प्रोसेस इसमें किया जाता है। ये भी मैंने कराया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो देख लीजिएगा, सारा कुछ वहाँ पर लिनिन के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है रेयॉन को कहा गया है। रेयॉन को क्या कहा गया है? कृत्रिम रेशा, जादुई रेशा, वस्त्रों का राजा या कोई नहीं। तो देखिए रेयॉन जो है इसको क्या कहा गया है? कृत्रिम रेशा कहा गया है, जबकि जादुई रेशा आपका कौन सा है? नायलॉन आपका जादुई रेशा है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट है लिनिन पर की जाने वाली सबसे सामान्य परिसज्जा कौन सी होती है? तो लिनिन के जो फैब्रिक है उस पर एक सामान्य परिसज्जा की जाती है, वो कौन सी है? ऑप्शन है कुटाई, कैलेंडरिंग, साइजिंग या फिर ब्लीचिंग। तो देखिए इस पर क्या किया जाता है, जो सामान्य परिसज्जा होती है वो ब्लीचिंग की होती है। अब जो ब्लीचिंग है ये भी दो तरीके से की जाती है लिनिन पर। किस तरीके से? एक होती है घास के द्वारा और एक होती है रासायनिक ब्लीचिंग। घास के द्वारा कैसे होती है?
जो घास है उस पर लिनन के वस्त्र को डाल दिया जाता है और जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे जो वस्त्र है वो ब्लीच हो जाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा अधिक टाइम लगता है, लेकिन अच्छी होती है ये प्रक्रिया भी। रासायनिक ब्लीचिंग में क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ब्लीच किया जाता है वस्त्र को। ठीक है, तो ये भी प्रक्रिया जो है ये जल्दी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें लिनन को 8 से 10 घंटे तक नींबू के घोल में उबाला जाता है। फिर जब उसकी अशुद्धियां और मोम निकल जाते हैं, फिर पानी में निकालकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ब्लीच किया जाता है, फिर वस्त्र को धुला जाता है और फिर लास्ट में कास्टिक सोडे से क्रिया कराई जाती है। तो इस तरीके से ये ब्लीच की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, लिनन के रुमाल पर तौलिया, रुमाल वह तौलिया अधिक बनाए जाते हैं। कारण है, क्या कारण है ऐसा कि रुमाल और तौलिया इससे अधिक बनाए जाते हैं? ऑप्शन है अवशोषकता, टिकाऊपन, सफाई आसान है या फिर ऊष्मा चालकता। तो देखिए आपको पता ही होगा जो तौलिया है, रुमाल है, इनमें क्या अधिक होता है, इनमें अवशोषकता की क्षमता इनमें होती है, एब्जॉर्प्शन की क्षमता जो है इनमें होती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है टैपची, स्टिच का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आप लोग को दिया भी था, तो आप लोगों ने आंसर भी किया था। कुछ ने, एक दो ने ही शायद गलत किया था, बाकी तो सबने इसका सही आंसर किया था। अच्छा भी लगता है कि आप लोग आंसर करते हो, रिप्लाई करते हो, इससे क्या है हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। आपको नहीं आता है तो गलत दीजिए, जो भी आपको लगता है आपको आंसर जरूर करना चाहिए। ठीक है, टैपची का जो प्रयोग है ये किस में किया जाता है, चिकनकारी में किया जाता है। टैपची है क्या, स्टिच है। टैपची के साथ साथ बखिया, मूरी, जाली, तो इनका भी प्रयोग इसमें किया जाता है चिकनकारी में। ये मैंने यहाँ पर व्याख्या इसकी नहीं दी है क्योंकि इनको मैं एम्ब्रॉयडरी को जल्दी आपको सारी करा दूंगी, तो वहां पर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था रेजगारी का संबंध है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आंसर बहुत कम लोगों के सही मिले थे। तो देखिए रेजगारी जो है ये किससे संबंध है, चिकनकारी, कसूदी, कसीदा, कसूती या कशीदा या फिर ब्रोकेड। तो इसका जो संबंध है वो कश्मीर की कशीदाकारी से इसका संबंध है। ऑप्शन सी इसका सही था। सूती रफल कपड़े पर यूज किया जाता है, एक प्रकार की शॉल। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जब एम्ब्रॉयडरी करेंगे वहां पर मैं इसको अच्छे से आपको करा दूंगी। ये जो दोनों क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर इनको व्याख्या में नहीं लिया है। कहीं भी किसी को किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, उनको हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, थैंक यू।